सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने यूपी पुलिस में रेडियो समर की जो वैकेंसी निकली थी इसका एग्जामिनेशन दिया है, चाहे हेड ऑपरेटर की बात करूँ या असिस्टेंट ऑपरेटर की या फिर कर्मशाला कर्मचारी की, तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लेना। आप सभी को पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी। इसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं अनाउंस हुआ है और कब तक अनाउंस हो सकता है, फिजिकल कब तक होगा और इस भर्ती में आखिर चल क्या रहा है, सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो जाएगी। साथ ही मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर एक बदलाव हो गया तो उसकी वजह से आपको कट ऑफ भी डाउन चली जाएगी। किस पोस्ट की जा सकती है, किसकी जा सकती है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें लेना और इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि ये भर्ती को इतना लेट कराया गया है कि बहुत मतलब पहले से ही इस भर्ती को का जो एग्ज़ामिनेशन था वो काफ़ी डिले हुआ था और एग्ज़ामिनेशन हो जाने के बाद भी भर्ती लगातार डिले हो रही है, यानी कि अभी तक इसका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। अब सेम उसी प्रोसेस को दोहराया जाए कि रिज़ल्ट केवल फिजिकल से 15 से 20 दिन पहले दिया जाए तो बच्चों का फिर क्या हाल होगा, इस चीज़ को समझ सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भर्ती में चल रही है। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें कि भर्ती में कोर्ट केस भी हो चुका है, वो भी आप सभी को शायद पता होगा। इसकी वजह से भी अब यहाँ पे और डिले देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसका कुछ निर्णय भी निकल के आया है और बार बार भर्ती में कुछ बदलाव हो रहे हैं लगातार। अब मैं सबसे पहले बात करूँ तो देखो, सबसे पहले जो पूरा पंगा है ना वो है हेड कांस्टेबल ऑपरेटर वाला। जो रेडियो हेड ऑपरेटर की वैकेंसी है उसे लेकर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, जिसमें टोटल आप सभी को पता है 936 आपकी वैकेंसी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा क्या है, आप सभी को बता दूँ, सबसे बड़ा पंगा है क्वालिफ़िकेशन को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता है कि हेड ऑपरेटर में हुआ क्या है कि हेड ऑपरेटर में दो क्वालिफ़िकेशन आपस में क्लैश करने लग गई है। एक है आपका डिप्लोमा और एक है आपका बीटेक। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पंगा यहाँ पे खड़ा हो गया है। यहाँ पे बीटेक वाले बच्चे भी इसके लिए अप्लाई किया है। अब बात ये आती है कि बीटेक वाले यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे पहले एक नोटिस जारी हुआ था, उसमें भर्ती बोर्ड ने माना था कि बीटेक वाले बच्चे हैं जो एलिजिबल हों और बीटेक वाले बच्चे इस भर्ती में बने रहेंगे। अब नई कहानी स्टार्ट हो जाती है कि डिप्लोमा वाले बच्चे कहते हैं कि भाई बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं और बीटेक वाले कहते हैं कि तो हम तो एलिजिबल हैं। क्यों? वहाँ पे एक वर्ड का यूज हुआ है, वो हुआ है समकक्ष। क्योंकि वहाँ पे अगर हम क्वालिफ़िकेशन को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद उसको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे शैक्षणिकता अर्हताएँ में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक एवं एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला हुआ है कि 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे होना चाहिए। फिर इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष है, तो देखो समकक्ष का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यह समकक्ष किसे मानते हैं ये डिपेंड करता है कि इनके भर्ती
इनके ऊपर भर्ती बोर्ड के ऊपर, लेकिन उच्च तो है, यानी इससे डिप्लोमा से नीचे तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर इसे कह सकते हैं। अब इसी वजह से बच्चों ने क्या सोचा है कि जैसे कि मान के चलो कि भाई कोई वैकेंसी है, 10th पास से निकल रही है, और अगर बच्चा 12th पास है तो निश्चित तौर पर अप्लाई करेगा। लेकिन इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, क्योंकि 12th जो होती है वो हमेशा 10th के बाद होती है। तो कॉमन सी बात है कि जो बच्चा वैकेंसी निकली हुई है 10th पास वाली, 12th पास वाला वो तो अप्लाई ही कर पाएगा, क्योंकि उसने 10th भी की हुई है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे ने बीटेक कर रखी है उसने डिप्लोमा भी किया हो, ऐसा तो काफ़ी नेसेसरी नहीं है और इसी की वजह से ये पूरा क्लेश हो रहा है। अब इसमें भर्ती बोर्ड ने पहले बोल दिया कि भैया हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं और बीटेक वाले बच्चे भर्ती में बने रहेंगे। अब कोर्ट केस होता है तो कोर्ट केस में यहाँ पे एक नई कहानी पलट जाती है। नई कहानी में आप सभी को दिखा देता हूँ। नई कहानी क्या है, यहाँ पे देखो आप पॉइंट नंबर 4 में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उक्त संबंध में अवगत करना है कि बोर्ड लिखा हुआ है कि उक्त संबंध में अवगत करना है कि बोर्ड की गोष्ठी का कार्यवर्त रेजुलेशन दिनांक 25/5/2021 में प्रधान परिचालक यांत्रिक पद हेतु शैक्षिक आहर के अनुसार अभ्यर्थी ने भारत में विद्युत द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो के साथ उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर के आधार पर इन अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु अर्ह माना जाए से संबंधित निर्णय लिया गया था। यानी कि आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बीटेक भाई इससे हायर होती है, तो यहाँ पे उच्च स्तर के आधार पर इसे भी कंसीडर किया गया है। और ये गोष्ठी हुई है कि 25/1/2021 और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है इन्हें एलिजिबल माना है कि बीटेक वाले जो बच्चे हैं वो भी कंसीडर किए जाएं, क्योंकि ये इनकी क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा के हायर क्वालिफ़िकेशन मानी जाती है। अब फिर नई कहानी आती है कि जिससे बोर्ड की गोष्ठी दिनांक यानी बोर्ड की फिर दोबारा से एक मीटिंग होती है 23/4/2024 को, और फिर आता है कि आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उक्त पद के शैक्षणिक अर्हता के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु आहर नहीं माना जाएगा। आख्या सेवा में सादर अवलोकन प्रस्तुत यहाँ पे अपर पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश भर्ती एवं परिणीत बोर्ड लखनऊ दिनांक देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी का मई 2 इनके सिग्नेचर हो रखे हैं, यानी इसके लिए अकॉर्डिंग ये चेंज क्लियर हो जाता है कि बीटेक वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे को होता क्या है कि अगर चीज़ें डिप्लोमा वालों के फेवर में जा रही होती है तो फिर बीटेक वालों को बुरा लगता है, बीटेक वालों के फेवर में जा रही होती है तो डिप्लोमा वालों को बुरा लगता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप यार बच्चे तो नहीं रह गए, क्योंकि हर कोई मैच्योर है। आप 18 से प्लस हो आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी के साथ
हो रहा है, लेकिन गलत हो रहा है। अब गलत कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को समझो कि यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे बीटेक एलिजिबल नहीं है तो समझो कि बीटेक फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं सकता, डिप्लोमा वाला ही अप्लाई कर सकता है। और बीटेक वालों को कंसीडर कर लिया जाता है तो डिप्लोमा वालों के साथ गलत है। लेकिन अगर ये कंसीडर हो सकते हैं और इन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है तो बीटेक वालों के साथ गलत है। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के अगर आप कंक्लूजन निकालें तो आप में से ही किसी न किसी का नुकसान हो रहा है। आप ऐसे मान के चलो कि अगर आप दो भाई हैं, एक भाई ने डिप्लोमा कर रखा है और एक ने बीटेक, तो आप यही तो चाहोगे कि दोनों भाई कंसीडर हो जाए। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि कंपटीशन वाली बात है कि भाई सिर्फ मेरा हो जाए, दूसरे से मुझे लेना देना नहीं है। स्वाभाविक रूप से कंपटीशन में होता है भी इसी तरीके से। लेकिन आप ऐसा समझो कि जब बीटेक वाला बच्चा एलिजिबल है ही नहीं है तो इन्हें बीटेक वाले एलिजिबल रखना ही नहीं था, तो बीटेक वाले बच्चों से फॉर्म भरवाया ही क्यों थे। भाई आप ये एक नोटिस जारी कर देते कि बीटेक को समकक्ष नहीं माना जाएगा, बीटेक वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई ही नहीं करते। हर एक कैटेगरी के लिए आप सभी को पता है 400 रुपये जमा करना पड़ता है। अब 400 जो बच्चों ने फीस जमा की है, इसके बाद एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के बाद वो एग्ज़ामिनेशन देने जाता है तो 2 वर्ष का जो समय है वो यहाँ पे व्यर्थ करता है। क्योंकि मैटर देखो ये नहीं है कि डिप्लोमा वालों को नौकरी मिलेगी या बीटेक वालों को नौकरी मिलेगी। जो मैटर है वो है कि समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और इससे जो उम्मीद लगा कि बच्चे को हताश मिलेगी वो। क्योंकि जो डिप्लोमा वाले, अगर आप डिप्लोमा वाले हो तो ऐसे सोच लो, अगर ये आपके साथ ऐसा होता तो आपको भी सेम फीलिंग आती। तो सभी के साथ सेम सिचुएशन है। अब जब आपको ऐसा लग रहा है कि बीटेक वालों को लेना नहीं चाहिए तो भाई सीधी सी बात है कि कम से कम 400 रुपये जो तो इनके रिफ़ंड कर दो। इसमें इनकी क्या गलती है। आपने फॉर्म भरवाए, यहाँ तो नोटिस जारी कर देते। इन केस मान लो कि अगर आपने नोटिस जारी नहीं किया, बच्चों की गलती है कि उन्होंने फॉर्म भर दिया आधी अधूरी जानकारी के साथ, तो आप उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देते। कम से कम जो वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते, उससे ये क्लियर हो जाता कि भाई इन भर्तियों से मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन अब कन्फ्यूजन फाइनल यही निकलता है कि इस भर्ती में जो बने रहेंगे केवल डिप्लोमा वाले बच्चे बने रहेंगे। अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को स्पष्ट कर रहा हूँ कि अब ये चीज़ किसी को अच्छी या बुरी लगने की वाली बात नहीं है। मेरा काम देखो आपको जानकारी देना है, ना तो मैं ये कर सकता हूँ कि बीटेक वालों को निकाल दूँ या अंदर ले लूँ। मेरा तो इसमें कोई डिसीजन है नहीं। तो सीधी सी बात है, थोड़ी मैच्योरिटी लेवल दिखाया करो। मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि आप में से आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। भाई कल को तुम एक ऐसे डिसिप्लिन वाले फॉर्म में जाने के लिए तैयार हो और वहाँ पे अगर तुम्हें डिसिप्लिन ही नहीं है तो मैच्योरिटी लेवल ही नहीं है तो फिर बिना बात धक्के खाओगे। आप ये समझ लो कि हर एक मोमेंट पर आप अपने लिए कोई नई समस्या खड़ी करते रहोगे। तो इस तरीके से तो करो मत। बाकी का जो भी है, मैं यह सोचता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट को या भर्ती बोर्ड को एक सही डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो, चाहे फिर वो डिप्लोमा वाले हों या फिर बीटेक वाले हों। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हर एक चीज़ आपको समझ लो, यहाँ पे टोटल आई थिंक 936 पोस्ट है। यहाँ पे शायद 7
76,516 फॉर्म भरे गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इनमें से 76,516 में से अगर आप देखें तो करीब करीब मैं यह मानता हूँ कि डिप्लोमा वाले 50,000 ही फॉर्म होंगे। बीटेक वाले कम से कम 25,000 से 26,000 जो कि बाकी के बचते हैं वो करीब 25,000 प्लस बीटेक वाले बच्चे होंगे। तो 25,000 का मतलब है इंटू अगर 400 रुपये किया जाए तो कम से कम लगभग 1 करोड़ रुपये यहाँ पर बन जाते हैं। तो 1 करोड़ रुपये भैया बच्चों को वापस कर दिया जाए। मैटर यहाँ पे कम से कम उन्हें थोड़ी सी तसल्ली रहेगी कि जो भी कम से कम अपनी एप्लीकेशन फ़ीस वापस आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी बात यह है कि अगर आप पे बीटेक वालों को कंसीडर नहीं किया गया तो अभी के अकॉर्डिंग लग रहा है कि कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सबसे कम जो कट ऑफ जाएगी ना वो हेड ऑपरेटर की जाने वाली है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि मतलब अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी। जो बच्चा फिजिकल को लेकर सीरियस है, पहले से ही फिजिकल की तैयारी कर रहा है, ना वही इसका फ़ायदा उठा पाएगा। बाकी की तो फिर उनका कुछ होना नहीं है। शायद 28 मिनट में से 4.8 किलोमीटर की रनिंग होनी है और कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आराम से कर जाओगे, क्योंकि केवल 50,000 बच्चे बचेंगे 936 सीट के लिए। तो सबसे कम कंपटीशन वाली आपकी वैकेंसी यहाँ पे हो जाएगी। हेड ऑपरेटर वाली जो तो यही चीज़ें हैं कि ये कोर्ट केस वगैरह चल रहा है और डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि भाई यहाँ पे बीटेक वाले कंसीडर होंगे नहीं होंगे या खाली डिप्लोमा वाले ही होंगे, दोनों कंसीडर होंगे। इसकी वजह से इन सारी चीज़ों में डिले हो रहा है, लेकिन डिले आपको आपके सामने ही दिख रहा है। डिपार्टमेंट डिले इसमें बिल्कुल नहीं है, पहले से ही इन पर तैयारी चल रही है। जैसे कि ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद रखना आपका रिजल्ट अनाउंस होगा और विद इन 20 to 25 डेज़ के अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। डिसीजन आपका है कि आप तैयारी करनी है या नहीं करनी है, वो आप डिसीजन करो। बाकी का जो चल रहा है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अभी के अकॉर्डिंग यही है कि केवल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, बीटेक वालों को नहीं किया जाएगा। दुख की बात यह है हो सकता है कि बीटेक वाले होंगे, स्वाभाविक सी बात है, उन्हें बुरा लगेगा, दुख होगा, लेकिन भाई जो है मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करा सकता हूँ। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।